डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कृषि विभाग और मंडी परिषद में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम योगी ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर निशाना साधा। लखनऊ में यूपीएसएससी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर दर्ज किया विरोध। डिप्टी सीएम ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से की बातचीत। कमीशन के चेयरमैन को छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का दिया निर्देश। स्कूल में हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं। कोर्ट ने कहा ड्रेस कोड पंथ निरपेक्षता को मजबूत करने वाला। हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज। समाजवादी पार्टी ने कहा हिजाब मुस्लिम समुदाय का अनिवार्य धार्मिक प्रथा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। यूपी में 3,572 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनको नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही कृषि विभाग और मंडी परिषद में इन सभी को नियुक्तियां मिली हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरियां और दी जाएगी। साथ ही लखनऊ में 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारदर्शिता के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिना भेदभाव और आरक्षण नियमों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति पत्र मिले, ये सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन भर्ती बोर्ड इसमें सफल रहे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 9,30,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रही और किसी भी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने साल 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय विज्ञापन निकलने के बाद चाचा भतीजे की जोड़ी और पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, जबकि नौजवान भटकता रहता था और परिणाम नहीं आता था। सीएम योगी ने कहा कि उस दौर में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते थे और आखिरकार न्यायालय को हस्तक्षेप करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगानी पड़ती थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता दी है। बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। आज के दिन पर पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है और उसमें भी बिना भेदभाव के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए लखनऊ में मंगलवार को यूपीएसएससी के भर्ती अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बारिश के दौरान भी भारी संख्या में छात्र आवास के बाहर डटे रहे। साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम आवास से बाहर निकले और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी मांगे सुनी। उन्होंने कमीशन के चेयरमैन से बात की है और छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आदेश भी दिया है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। उप मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द निर्णय का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश यूपीएसएससी के चेयरमैन से इस मुद्दे पर बातचीत की है और अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि भर्ती के विज्ञापनों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को जल्द जारी किया जाए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार हर हाल में युवाओं और छात्रों के साथ
खड़ी है, डटी हुई है उनके साथ। उन्होंने कहा कि हमने आज कमीशन के सामने भी उनकी चिंताएं रखी हैं। विश्वास है कि सरकार और कमीशन के बीच तालमेल बिठाकर हम जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे सियासी समीकरण बन रहे हैं, सत्ता के गलियारों से लेकर राजनीतिक दलों के वॉर रूम तक सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत यानी पूरी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के लिए अपनी रणनीति का सबसे धारदार हथियार ढूंढ लिया है। दरअसल इस बार भगवा खेमे का फोकस प्रदेश की उस आधी आबादी पर है जो चुनावी नतीजों की दिशा और दशा तय करने का मादा रखती है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के जवाब में बीजेपी ने महिलाओं को एक ऐसा मजबूत साइलेंट वोट बैंक माना है जो जाति और धर्म की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर सुशासन और सुरक्षा के नाम पर मतदान करता है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 6.9 करोड़ महिला मतदाता है जो कुल मतदाताओं का लगभग 45.46% हिस्सा है। चुनाव आयोग के पिछले आंकड़ों की बात करें तो यूपी की राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो बीजेपी की सत्ता में वापसी की मुख्य वजहों में से एक माना गया। साथ ही अब 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए बीजेपी सरकार महिलाओं को सीधे आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक बड़े मास्टर स्ट्रोक पर विचार कर रही है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच हुई बैठकों में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि महिलाओं के मन में कैसे उतरा जाए। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 3 मुख्य विकल्पों पर मंथन चल रहा है। चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त और सरकार बनने पर 10,000 की 3 और किस्तों के जरिए 50,000 रुपए सीधे बैंक खातों में भेजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास आधारित योजनाओं का दायरा बढ़ाना और उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही कल्याणकारी योजनाओं को और ज्यादा व्यापक रूप देना। बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वरोजगार को अपना सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बना रही है। सरकार के तर्कस में कई बड़े तीर पहले से ही मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तैयारी सिर्फ बीजेपी की तरफ से हो रही है। दरअसल विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की नजर भी उत्तर प्रदेश में उस आधी आबादी पर टिकी हुई है जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साल 2027 के चुनाव में विपक्ष की जातिगत गोलबंदी के सामने बीजेपी का ये महिला केंद्रित एजेंडा एक बड़ा सियासी दांव साबित हो सकता है। अगर सरकार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद भेजने वाली किसी बड़ी योजना का ऐलान करती है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस महिला कार्ड की कार्ड कैसे ढूंढता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार आधी आबादी ही तय करेगी कि ताज किसके सिर सजेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न सिर्फ सशक्त किया है बल्कि उनका स्वावलंबन एवं सम्मान को भी सुनिश्चित करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार के माध्यम से सहायता मिल रही है, जिसके चलते उनकी न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि वो सामाजिक रूप से भी मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पंजाब में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और पार्टी संगठन के कार्यों की आज लंबी चली बैठक में विस्तृत समीक्षा की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कर्मठ और ईमानदार लोगों को पार्टी कैंडिडेट बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बैठक की बात करें तो बैठक में बीएसपी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह अकेले अपने बलबूते पर लड़कर अच्छा रिजल्ट लाने का संकल्प लिया है, जिसकी खास वजह चुनावी गठबंधन से बीएसपी को सीट और वोट प्रतिशत दोनों में होने वाले गाठे को लेकर पार्टी के लोगों के मनोबल को गिराने से बचाना है। ऐसे में विरोधियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का डट कर सामना करते हुए बेहतर रिजल्ट लाने की पूरी तैयारी की जा रही है।
साथ ही 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि को भव्य तरीके से मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अगले साल 15 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाले जन कल्याणकारी दिवस के मौके पर बीएसपी के आर्थिक सहयोग को बीएसपी पंजाब स्टेट यूनिट को पिछली बार से ज्यादा बेहतर करना है, जो अम्बेडकरवादी कारवा और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अत्तरसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा सुकेना रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने स्कूल की तय ड्रेस कोड के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। ये फैसला न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया। कक्षा 11 में दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनकर आना ड्रेस कोड का उल्लंघन है, इसीलिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। छात्रा ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म अनुशासन, बच्चों के बीच समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू होता है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल का ड्रेस कोड तय करना पूरी तरह उचित है और इसमें बदलाव की मांग करने वालों की सोच में बदलाव होना चाहिए, ना कि ड्रेस कोड में। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्कूल छात्रा की आस्था की स्वतंत्रता में कोई कटौती नहीं कर रहा, बल्कि केवल संस्थागत अनुशासन की मांग कर रहा है, जिसका यूनिफॉर्म एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर व्यक्तिगत छात्रों को अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म में बदलाव की छूट दी जाने लगे तो इससे यूनिफॉर्म की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। अब इस मुद्दे पर सियासी बयान आने शुरू हो चुके हैं। हिजाब पर कोर्ट के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने प्रतिक्रिया दी। दरअसल उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही। वहीं हिजाब मामले पर मौलाना यासूब अब्बास ने बयान दिया है। देखिए, जिस तरीके से हिजाब को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है, मैं माननीय न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार की अपील करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान में हर मजहब को आज़ादी है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटी बच्ची के हिजाब के ऊपर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए कि अगर से कोई बच्ची हिजाब पहन के अपने स्कूल जाती है, अपने किसी काम से जाती है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कॉलेज या स्कूल की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में हिजाब पहनती है, तो हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म को लेके आया है, जिसमें उन्होंने हिजाब को लेके कहा है कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। मैंने ये डिसीजन देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ इस तरह की बात कही होगी तो यकीनन ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। ये बात कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है, डिसीजन दिया है या ऑब्जेक्शन किया है, तो यकीनन ये अपील के लायक है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा। दरअसल मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव परवेज यादव ने चीनी के बढ़ते दाम को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीनी का दाम करीब 70 रुपए किलो तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब परिवारों की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। रक्षाबंधन के फेस्टिवल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से गरीब परिवारों के लिए त्योहार मनाना मुश्किल हो रहा है। परवेज यादव ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महंगाई को स्वीकार नहीं करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन, प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन तक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को बढ़ी हुई महंगाई वापस लेनी चाहिए। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती थी मेरी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेंगे, आज उसी आताताई जुल्मी सरकार और हिटलर शाही सरकार ने
महंगाई को दोगुना करने का काम किया। जिस तरीके से अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी कहती थी कि जब ये चीनी 13 रुपए किलो मिलेगी आज, लेकिन उन्हीं की सरकार में वो पदाधिकारी भी हैं। आज चीनी के रेट देख लीजिए, 70 रुपये 75 रुपये किलो बिक रहा है। यही कम हुई है महंगाई। ये तानाशाही सरकार जब तक महंगाई वापस नहीं ले लेती, हम लोग ये तो सही है। क्या कारण मानते हैं? महंगाई का कारण एथेनॉल है। एथेनॉल में चीनी मिलाई गई, अधिकतम मात्रा 25% उसमें चीनी मिलाई गई। इसी वजह से जो है चीनी की खपत ज़्यादा हुई और चीनी का रेट बढ़ा। उनके जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर थे, उनके उद्योग कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है तो 13 रुपये ये 70 रुपये किलो चीनी कैसे हो गई? देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन बेहद व्यस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल इस दौरान उन्होंने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में इन अधिकारियों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी हमारे लोकतंत्र की असली आधारशिला है। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि ये अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न सिर्फ अपने बूथ क्षेत्र के मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं, बल्कि इनकी ये पहचान पूरे भारत और विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती है। इस उच्च स्तरीय संवाद के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए उनके अमूल्य सुझावों को ध्यान से सुना और उनकी चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी जिज्ञासाओं का संतोषजनक समाधान भी किया। चुनाव आयोग का ये कदम जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और कुछ उनके सुझाव भी थे, उन सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हमने लखनऊ आए भी थे और सबसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के विरोध में बुलाई गई संतों की प्रस्तावित बैठक को लेकर आज अयोध्या में हंगामा खड़ा हो चुका है। दरअसल रामायणम आश्रम में आयोजित होने वाली इस बैठक को पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद संतों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। संतों का आरोप है कि बैठक शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने आश्रम के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और कई संतों को कुछ देर के लिए नजरबंद कर दिया गया। दरअसल इस कार्रवाई से नाराज संतों ने जिला प्रशासन पर ट्रस्ट से मिली भगत का गंभीर आरोप लगा दिया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान संतों ने जमकर नारेबाजी की। आश्रम के बाहर चंदा चोरो अयोध्या छोड़ो के नारे गूंजते रहे। अयोध्या के संतों का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए आए चंदे के मामले में सच्चाई को दबाया जा रहा है और आरोपियों को बचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बैठक में शामिल महंत जन्मेजय शरण, प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर परमानंद गिरी समेत कई प्रमुख संतों ने कहा कि वर्तमान ट्रस्ट संतों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संतों ने एक स्वर में मांग की है कि वर्तमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और उसकी जगह संतों के नेतृत्व वाला नया ट्रस्ट बनाया जाए जो पारदर्शी तरीके से काम करे। विरोधी गुट ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही 1 लाख संतों को लेकर अयोध्या में एक महा बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आए हैं, चंदा चोरी की बात तो बहुत पुरानी हो रही है और अभी तक जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। हमारे कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश सरकार में शासन में मंत्री भी रहे हैं पूर्व में। ये हमारे बहुत मित्र हैं, अभिन्न हैं। इनके आगमन की सूचना सुन करके मैं आया और यहाँ पर चंदा चोरी की जो बात आई है वो आप लोग जानते हैं, आप लोग की मीडिया में तमाम चर्चाएं इस प्रकार से आई हैं। माननीय जोगी जी मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, संत हैं, उनका हम सब सम्मान करते हैं। आज हम सब संत समाज ने यहाँ आकर के
पूरे अयोध्या के, केवल अयोध्या के संतों की बैठक रखी। हजारों की संख्या में ये हाल है बाजू में, परंतु पुलिस प्रशासन ने, यहाँ डीएम ने, एसएसपी ने, प्रशासन ने इतना घेराबंदी कर दी कि सारे आश्रमों से महात्माओं को नहीं आने दिया। और ये देखिए हम लोग गेट पे कर रहे हैं और ये सब बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रामनगरी में आस्था और समर्पण की एक अनूठी तस्वीर यानी एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल ओडिशा के बरगढ़ जिले से 121 राम भक्तों का जत्था भगवान श्री राम के लिए दुर्लभ और अनमोल धार्मिक वस्तुएं लेकर अयोध्या पहुंचा है। इस जत्थे का नेतृत्व संग्राहक सत्यकेतन मोहंती कर रहे हैं। वे अपने साथ 4 विशेष भेंट लाए हैं जो अपने आप में अनोखा है, अद्वितीय है। 22 इंच का विशाल शंख जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्लभ दक्षिण मुखी शंख जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। शंख मोती की माला, शंख से बने मोतियों से तैयार की गई दुर्लभ माला, हस्तलिखित संपूर्ण रामायण, पूरी रामायण को अपने हाथों से लिखकर तैयार किया गया ग्रंथ। भक्तों का कहना है कि इन सभी वस्तुओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विधि विधान के साथ रामलला के चरणों में समर्पित किया जाएगा। हम लोग उड़ीसा प्रांत से आए हैं और बरगढ़ जिला से आए हैं हम लोग। और ये जो है भगवान श्री राम के चरण में हम लोग समर्पित करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख है जिसको लक्ष्मी शंख कहा जाता है और 403 मोतियों का माला है। और 2 चीज़ हम हमारे वहाँ से और एक लेके आए हैं। और हमारे जो लोकल लैंग्वेज है संबलपुरी भाषा बोला जाता है उसमें अनुवाद किया गया रामायण, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय को यहाँ पे जो रामायण के ऊपर जो हो रहा है तो वहाँ पे दिया जाएगा। और गदा शंख जो है 21 इंच का वो भी म्यूजियम को दिया जाएगा। और हम यहाँ आज इस राम भूमि, पवित्र भूमि में एक भावनात्मक विषय पे उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है, प्रभु राम या समग्र भारत के आत्मा है और इस पवित्र क्षण में हम लोग अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य देख रहे हैं। इसमें जो विशेषताएं हैं जो उनके इंटरनेशनल म्यूजियम में निवेदन कर रहे हैं और प्रभु श्री राम को जो माला अर्पण किया जा रहा है वो एक विशेषता है। वहाँ के जो लोकल कारीगरों से मिट्टी से जो एक विशेष धान है जिसमें पिछले 6 महीनों से प्रस्तुत किया गया एक राखी है, विशेष आज राखी पर्व के तौर पे उनको निवेदन किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के जलस्तर में 3 दिनों से घटाव अभियान जारी है, लेकिन बाढ़ के कारण लोग अभी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दर्जन भर गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं जिससे आवागमन यानी आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से भी ग्रामीणों की समस्या नहीं रुक रही है। साथ ही बदर हुआ गेज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। हालांकि इसके बाद भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई है। जलस्तर घटने के साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों में कटान का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ से निपटने के लिए 10 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। इन बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग के साथ पुलिस की तैनाती की गई है। चाची का नाम हो? हमार हाँ। लालसी। कौन गांव पड़ी? माधवपुरा। मगर भी बाढ़ आ गई है। हाँ। का समस्या होती है लोगों बहुत समस्या, हर एक चीज के समस्या है। हाँ। कौनो सुविधा साधन हमन खातिर ना है। बीमार उमार पड़ जाता तो कैसे आवत जात हो? आई काय आवत जात है, यही तो आई ऐसे मर जाई घर रही में। तब विधायक लोग पुल नहीं बनवल ना? केहू कुछ ना भैया लोगों के कोनो सुविधा सा। बाढ़ तो आई गई है, अब देखता बता नायों का स्थिति है? नैया सहारा वो काले थे डूब गई ले। अच्छा, डूबल ना बच गए है। ये कौन ढाला है? बेलैया ढाला। तो नाव से ही आना जाना हो रहा है। ये जो यहाँ पर पुलिया बनी थी इसकी क्या दशा है? पुलिया तो टूट गई। क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग शासन प्रशासन से? यहाँ पुल चाहिए लेकिन पुल के लिए कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा? अरे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, कह रहे हैं लोग, हम लोग बस की बात नहीं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।